Hi everyone, welcome to UPC Success Academy. So we'll be continuing our GS2 content building program. So our next topic is pressure group. So before starting this topic, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि you need to what you need to do regarding this मीन्स जो अर्ली रिवीजन कैसे करना है। तो ट्राई कीजिए कि जो भी क्लास है पहले उसको रिवाइज़ कीजिए और फिर उसका ट्राई कीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठा के कोई भी एक दो पी वाई क्यू लगाइए। जब तक ना आप पी वाई क्यू नहीं लगाएंगे एक क्लियर आइडिया मिलेगा ही नहीं कि भाई क्वेश्चन पेपर में क्या आता है और क्या लिखना है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक प्रेशर ग्रुप। बेसिकली प्रेशर ग्रुप क्या है? प्रेशर ग्रुप इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है। एक ये बेसिकली क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है जिसका एम क्या है, टू इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसी। कैसे करेगा? फॉर पार्टिकुलर इंटरेस्ट। ठीक है। अब ये पार्टिकुलर इंटरेस्ट वेरी कर सकता है डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स के अकॉर्डिंग। जैसे जो स्टूडेंट यूनियन है बेसिकली वो स्टूडेंट्स के राइट्स की डिमांड करेगा, और जो बैंकर्स एसोसिएशन है बेसिकली वो यही क्या चाहेगा कि भाई जो बेसिकली जो गवर्नमेंट है ज़्यादा बैंक प्राइवेटाइज ना करे। ऑल इंडियन किसान यूनियन क्या चाहेगा कि बेसिकली जो किसान की प्रॉब्लम है वो गवर्नमेंट तक पहुँचे और बेसिकली उन्हें जो भी अपनी फसल वगैरह उगा रहे हैं उस पर ज़्यादा प्राइस मिले। तो इसके एग्जांपल क्या क्या हैं? जैसे एग्जांपल ऑफ प्रेशर ग्रुप इंक्लूड जैसे किसान मजदूर शक्ति संगठन, ऑल इंडिया किसान यूनियन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, बैंकर्स एसोसिएशन हो गया, MKS हो गया। बेसिकली इट वाज इंस्ट्रूमेंटल इन RTI। बेसिकली RTI लाने में ये काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल था MKS का। दूसरा डिफरेंट कास्ट ग्रुप हैं जो बेसिकली अपनी जो कास्ट की जो भी डिमांड्स हैं उनको पूरा करने के लिए बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड किए गए हैं। जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट यूनियन हैं, फिक्की है, एक्सेट्रा। ठीक है। तो बेसिकली क्या रीज़न है फॉर राइज ऑफ प्रेशर ग्रुप? मेन इम्पोर्टेंट रीज़न है फॉर राइज ऑफ प्रेशर ग्रुप इज़ पुअर फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट। हमने अपनी पिछली क्लासेस में देखा था कि भी कैसे यूँ जो पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग कैसे डिग्रेड होती जा रही है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। जो हमारी इनिशियल पार्लियामेंट बनी थी उसमें जो वर्किंग डेज एज वेल है जो पीपल थे दे आर ग्रेजुएटेड एंड और जो बेसिकली उनके रिलेटेड जो केसेस थे क्रिमिनल केसेस वो भी बहुत कम थे। लेकिन जैसे हमने देखा कि भाई जो क्रिमिनल केसेस भी इंक्रीज़ हो रहे हैं अगेंस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जो प्रोसीडिंग है ना वो उनकी इतनी ज़्यादा स्क्रूटनी भी नहीं हो रही है। तो एक ये इम्पोर्टेंट रीज़न है राइज ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। बेसिकली जो पीपल की एस्पिरेशन ही नहीं पूरी कर पा रहा है जो पार्लियामेंट है। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ आर इनएफिशिएंट बिकॉज दे आर नॉट एक्टिंग लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो अपना काम अच्छे से कर ही नहीं रही हैं। दे आर जस्ट कंसर्न अबाउट फंडिंग एंड मेकिंग देयर गवर्नमेंट थ्रू वट एवर मीन्स। ठीक है। अनदर इम्पोर्टेंट इश्यू क्या है, पुअर ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। कोई ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म कोई प्रॉपर है ही नहीं। अगर किसी पर्सन को अपनी ग्रीवियंस गवर्नमेंट को सुनानी हो तो उसका कोई प्रॉपर वे है ही नहीं। जो जनरली जो प्रोसेस है वो इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग है कि जो बंदा ट्राई करता है कि भाई इसको छोड़ ही दें हम। ठीक है। अनदर मेन इम्पोर्टेंट रीज़न है वाई देयर इज राइज ऑफ प्रेशर ग्रुप इज इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट राइट्स अमंग पीपल और ग्रुप। बेसिकली जो अवेयरनेस है ना राइट्स की वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। जो क्यों हो रही है? बिकॉज जैसे ये मीडिया का भी काफ़ी ज़्यादा रोल है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का भी काफ़ी ज़्यादा रोल है। इससे क्या होता है कि बेसिकली जो न्यूज़ है ना वो जल्दी जल्दी पहुंच जाती है। और बेसिकली जैसे अब तो जो सुप्रीम कोर्ट ने है जो अपनी प्रोसीडिंग्स भी ऑनलाइन कर दी हैं तो इससे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है बेसिकली
और इसे जो पीपल के राइट्स वगैरह हैं उसमें भी काफ़ी अवेयरनेस होती है। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, पुअर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। बेसिकली जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो हमारी एस्पिरेशन ही नहीं पूरी कर पा रहा। बेसिकली हमने देखा था कि भाई पुअर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की वजह से कितने ज़्यादा इश्यूज़ हैं कि भाई पेंडेंसी बढ़ रही है, कहीं राइज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर है, ये हमने फर्स्ट क्लास में देखा था, एक बार जाके देख लीजिए। दूसरा है पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विस। बेसिकली जो गवर्नमेंट क्या कर रही है, टैक्स ले रही है, लेकिन जितना टैक्स ले रही है उसके अकॉर्डिंग सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रही। और जो क्वालिटी ऑफ सर्विस, अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाओगे तो मतलब पता चल जाएगा कि भाई गवर्नमेंट क्या क्वालिटी ऑफ सर्विस दे रही है। मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आर लाइक वी आर द किंग, देन वाई शुड वी लिसन। अब उन्हें कौन बताए कि भाई तुम पीपल की सर्वेंट हो। अनदर मेन इशू क्या है, इंक्रीज ट्रस्ट डेफिसिट इन गवर्नमेंट। ये भी हमने देखा था कि भी कैसे ही अगर जो ट्रस्ट डेफिसिट इंक्रीज होगा तो बेसिकली जो इसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी राइज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स। नॉन स्टेट एक्टर राइज होंगे तो बेसिकली इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस डिक्रीज हो जाएगी, बेसिकली टूरिज्म डिक्रीज होगा, जो फॉरेक्स आएगा वो डिक्रीज होगा। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न थे वाई जो देयर इज़ अ राइज ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। तो बेसिकली इम्पोर्टेंस क्या है प्रेशर ग्रुप की। बेसिकली जो प्रेशर ग्रुप हैं दे एक्ट एज अ सेफ्टी वॉल टू ग्रीवियंस इन डेमोक्रेसी। बेसिकली जो प्रेशर ग्रुप हैं वो सेफ्टी वॉल की तरह एक्ट करते हैं। जो हमारे करंट CJI ने क्या बोला था कि भाई कि राइट टू डिसेंट इज़ अ सेफ्टी वॉल ऑफ द डेमोक्रेसी। कि भाई डिसेंट करना, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के साथ डिसएग्री करना, दैट इज़ अ राइट एंड इज़ पार्ट ऑफ हेल्दी डेमोक्रेसी। दूसरा क्या है, इट एक्ट एज ए फीडबैक मैकेनिज्म है। बेसिकली गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाई, अगर वो पीपल को सूट नहीं करती होगी तो क्या करेंगे, पीपल विल ट्राई टू रेजिस्ट। फिर वो रेजिस्ट करेंगे तो पीपल को फीडबैक मिलेगा कि भाई हाँ हमने यहाँ इस लॉ में यहाँ गलती की है एंड वी शुड इम्प्रूव दैट। ठीक है। तीसरी क्या है, इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। बेसिकली अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करती है कि भाई जो गवर्नमेंट है अपने बेसिकली एक जो लिमिट्स में रहकर जो पीपल फ्रेंडली और पीपल के लिए लॉ बनाए। ठीक है। अनदर इम्पोर्टेंट क्या है, इट एम्पावर्स पीपल। कैसे एम्पावर कर रही है, बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट द राइट। और अवेयरनेस इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा, बेसिकली जो पार्टिसिपेशन है डेमोक्रेसी में वो इंक्रीज होगा पीपल का। ठीक है। और डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा तो हम चाहेंगे कि भाई जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो पीपल के बेसिकली रिस्पॉन्सिबल हो, अकाउंटेबल हो, ट्रांसपेरेंट हो, उसका जो भी प्रोसेस है। अनदर इम्पोर्टेंस क्या है, इट गिव इनपुट टू पॉलिसी फॉर्मेशन। बेसिकली जैसे गवर्नमेंट ने कोई लॉ किसी लॉ के आया तो बेसिकली प्रेशर ग्रुप क्या करते हैं कि भाई जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी उसको इन्फ्लुएंस करने की ट्राई करेंगे कि भाई ये आपको ये जो पॉलिसी है पर्टिकुलर इस डायमेंशन से भी देखनी चाहिए, इस टाइप से। अनदर क्या है, इट रेजेस वॉइस ऑफ वल्नरेबल सेक्शन। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन था, वो जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी थी उन्होंने नर्मदा को सेव करने के लिए ये आंदोलन चलाया था। अनदर इम्पोर्टेंस क्या है, इट एक्ट एज अ चेक एंड बैलेंस अगेंस्ट एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट। कि बेसिकली ये जो गवर्नमेंट के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखता है ताकि वो जो अपनी है लिमिट से बाहर ना जाए और वह जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम करे, इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड प्रेशर ग्रुप। तो ये भी देख लेते हैं कि भाई पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप में डिफरेंस क्या है। एक तो जो प्रेशर ग्रुप है ना, दे डू नॉट सीक पावर। उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज की तरह पावर सीख नहीं करते एंड दे डू नॉट ट्राई टू फॉर्म गवर्नमेंट। ठीक है। बस उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, भाई जो
बेसिकली जो गवर्नमेंट है उसका पॉलिसी मेकिंग इन्फ्लुएंस करना है बेस्ड ऑन देयर पार्टिकुलर इंटरेस्ट, एंड दे डू नॉट कंटेस्ट इलेक्शंस। वेयर जो पॉलिटिकल पार्टी है दे आर बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी। जैसे कई बार क्या चल रहा है कि जैसे अभी ये बीजेपी गवर्नमेंट है, इसकी आइडियोलॉजी क्या है, हिंदुत्व, ठीक है। सिमिलरली अदर पार्टीज़ हैं, उनकी भी अलग अलग आइडियोलॉजी है। पॉलिटिकल पार्टी का मेन गेम क्या है, टू सीक पावर बाय फॉर्मिंग गवर्नमेंट, एंड दे ऑल्सो एक्ट लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल, ठीक है। ये कुछ छोटे मोटे डिफरेंस थे जो आपको आंसर लिखते टाइम हैंडी बनेंगे। बेसिकली मेथड क्या यूज़ कर रहे हैं प्रेशर ग्रुप्स, जो मेथड यूज्ड बाय प्रेशर ग्रुप्स, एक तो बेसिकली एडवोकेसी, दैट इज़ रेजिंग वॉइस बाय एनजीओज फॉर स्पेसिफिक कोज। बेसिकली जो एनजीओ क्या कर रहे हैं, जो कुछ पर्टिकुलर कोज है, जैसे काफ़ी सारे एनजीओ हैं, जैसे कुछ एनजीओ क्या कर रहे हैं, एजुकेशन की फील्ड में काम कर रहे हैं, तो वो एडवोकेट कर रहे हैं कि भाई जो भी पीपल है उनको बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, और इस तरह से। दूसरा क्या है, मेथड यूज़ करते हैं जैसे मीडिया कैंपेन्स। बेसिकली जो मीडिया कैंपेन्स के थ्रू मीडिया क्या करती है, बेसिकली जो अवेयरनेस जनरेट करने की ट्राई करती है कि भाई जो पीपल हों अवेयरनेस हो अबाउट देयर सराउंडिंग, कि भाई हमें ये जैसे कुछ कि अगर जैसे वी आर इन राजस्थान तो वी शुड सेव वाटर, हमें ट्रेडिशनल वेज डेवलप करने चाहिए कि भाई जिससे हम वाटर बचा सकें, और फिर इस टाइप से। दूसरा है स्ट्राइक्स भी एक इम्पोर्टेंट वे हैं विच इज़ यूज्ड बाय प्रेशर ग्रुप्स। लेकिन कई बार क्या हो रहा है कि अभी जो स्ट्राइक्स हैं दे आर गेटिंग वेरी मच वोलेंट, और उससे मतलब जो हमारी जीडीपी वगैरह पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता ही है। अनदर मेन क्या है, रिसर्च। बेसिकली जो प्रेशर ग्रुप क्या करते हैं, वो किसी टॉपिक को एक अच्छे से रिसर्च करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल दूँ तो जैसे अभी ये जो अदानी के अगेंस्ट एक रिपोर्ट आई थी कि भाई जो ये अदानी है वो मैनिपुलेट कर रहा है, वो एक बेसिकली एक टाइप का एनजीओ ही था, जो कि जिसने क्या किया कि भाई इसके अकॉर्डिंग रिसर्च वगैरह की, और जो भी डिस्क्रिपेंसी थी वो उसके अकॉर्डिंग वो क्या बोलते हैं, पेपर पब्लिश कर दिया। अनदर इम्पोर्टेंट क्या है, पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसमें क्या करते हैं, ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बेसिकली इसमें प्रेशर ग्रुप क्या करते हैं, जो भी पब्लिक ग्रीवियंस हैं, जो जनरल सोसाइटी ग्रीवियंस हैं, उसको कोर्ट के आगे पेश करते हैं, और कोर्ट ट्राई करता है कि वो इन चीज़ों को रिजोल्व कर सकें। एक आरटीआई भी है। आरटीआई इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल टू मेक द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल। अगर आपको ये ट्राई करना है तो ये आप ट्राई कर सकते हैं इन रियल लाइफ। अगर एग्जीक्यूटिव किसी काम को मना कर रही है तो जाइए उनके खिलाफ एक आरटीआई लिखिए और आंसर मांगिए कि भाई कि मेरे को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, और ये मेरा काम कब तक और क्या क्या इसमें प्रोग्रेस हुई है, इस टाइप की इन्फॉर्मेशन मांगिए। तो जो बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर कंपल्शन आ जाती है कि भाई उसको ये केस कि भाई 30 डेज़ में इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर वो 30 डेज़ में इन्फॉर्मेशन नहीं देता तो ये फिर फर्दर फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, और फिर इसका हाई कोर्ट में केस चला जाता है। तो आरटीआई इज़ ए मस्ट टूल जो बेसिकली हर सिटीज़न को यूज़ करना चाहिए, ताकि जो ये एग्जीक्यूटिव है ये अकाउंटेबल रहे। अनदर क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन। बेसिकली डेमोन्स्ट्रेशन के भी थ्रू भी जो प्रेशर ग्रुप है वो ट्राई करते हैं कि जो गवर्नमेंट को मतलब गवर्नमेंट तक अपनी ग्रीवियंस पहुँचाएँ, जो फीडबैक दें, और इन रिस्पॉन्स चाहें कि भाई जो उनकी डिमांड्स हैं वो पूरी हों, ठीक है। तो बेसिकली इश्यूज़ क्या है करंटली प्रेशर ग्रुप में, तो जो मेन इशू है दैट इज़ जो प्रेशर ग्रुप आजकल उनका बहुत ज़्यादा नैरो इंटरेस्ट है। बेसिकली जैसे कि ये लगा लो कि भाई जो फार्म लॉज जनरली वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे थे, लेकिन क्या हुआ उसका कि भाई जो कुछ
स्पेशली जो नॉर्दर्न बेल्ट के किसान हैं, उनकी वजह से बेसिकली वो गवर्नमेंट को वापस लेने पड़े। तो नैरो इंटरेस्ट ही है। दूसरा, जो प्रोटेस्ट हैं दे आर टर्निंग वायलेंट। जैसे अग्निवीर प्रोटेस्ट में एक मीम भी काफ़ी वायरल हो रही थी कि भाई एक लड़का यूँ रो रहा था कि भाई उसने कोई नई गाड़ी ली थी और प्रोटेस्ट में जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने उसकी गाड़ी जला दी। तो ये भी एक इश्यू ही है। जैसे हरियाणा में 2018 के आसपास जाट आरक्षण हुआ था, तो बेसिकली उस टाइम पे क्या हुआ था कि जनरली जो मतलब पूरी जो रोड्स थी उस पर गाड़ियाँ जली पड़ी थी। तो दैट इज़ अ मेजर इशू। अंदर इम्पोर्टेंट क्या है, बिकॉज ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स जो गवर्नमेंट है अनप्रॉपर डिमांड एक्सेप्ट कर रही है। जैसे ये लोन वेवर हो गया या फिर फार्म बिल का रिवोकेशन। अब जैसे उन्हें जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पता था कि भाई जो इस टाइम पे यूपी के इलेक्शन आने, तो उन्होंने क्या किया जो कि भाई जो मेजर पॉपुलेशन है जो नॉर्दर्न बेल्ट में वो फार्मर्स ही हैं, तो उन्होंने क्या किया बेसिकली जो फार्म बिल रिवोक कर दिए। लेकिन ये लॉन्ग टर्म में नहीं करते, तो इट वुड हैव बेनिफिटेड द फार्मर्स इन वेरी मच। अनदर क्या है इशू, दे आर नॉट अकाउंटेबल फॉर द एक्शंस। जो बेसिकली जो प्रेशर ग्रुप है अकाउंटेबल ही नहीं है। अब किसी ने गाड़ी चला दी तो अब उसका हर्जाना कौन भरेगा? प्रेशर ग्रुप्स आर नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन। इट लीड्स टू क्रॉनिक कैपिटलिज्म, कि बेसिकली अगर प्रेशर ग्रुप कोई पॉलिसी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो वो पॉलिसी किसको बेनिफिट कर रही है? जनरली वो जो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको फेवर कर रही है, थस लीडिंग टू क्रॉनिक कैपिटलिज्म। अनदर इशू क्या है, जो प्रेशर ग्रुप्स हैं दे आर फॉरेन फंडेड एंड यूज्ड बाय नॉन स्टेट एक्टर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ये भी एक इम्पोर्टेंट इशू है। तो बेसिकली हमें कंक्लूजन क्या है, अपना कंक्लूजन, जो प्रेशर ग्रुप हैं दे आर एसेंशियल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, कि भाई वो एसेंशियल पार्ट तो हैं डेमोक्रेसी के, और वो बेसिकली जो जेन्युइन कंसर्न है ना पीपल की वो भी रेज करते हैं वल्नरेबल सेक्शन की। और बेसिकली दे ऑल्सो एक्ट एज ए इम्पोर्टेंट फीडबैक मैकेनिज्म की तरह भी एक्ट करते हैं। बट जो मीन्स जो अडॉप्ट करें दैट शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल एज सेड बाय डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर। ठीक है। तो अनदर चीज़ क्या है, जब जो पब्लिक पॉलिसी है दैट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय प्राइवेट या कॉरपोरेट फॉर देयर नैरो पर्सनल इंटरेस्ट, उसको बोलते हैं हम लॉबिंग। बेसिकली जब प्राइवेट या कॉरपोरेट अपने नैरो इंटरेस्ट के लिए कोई पॉलिसी इन्फ्लुएंस कराता है दैट इज़ लॉबिंग। अब हमने अगर आप ये जो करंट गवर्नमेंट है उसमें लॉबिंग का एग्जांपल कहाँ दे सकते हो? अगर आप यूँ पार्लियामेंट की डिबेट वगैरह देखते होगे तो जो गौतम अडानी है तो यूँ देखते हैं, सुना ही होगा कि भाई जो हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जहाँ भी जाते हैं वहाँ का प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली को अदानी को मिल जाता है। तो व्हाट इज़ दिस इज़ लॉबिंग, टाइप ऑफ बेस्ट एग्जांपल जो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन विदाउट टेकिंग द नेम ऑफ द गवर्नमेंट, जस्ट सेइंग जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ऐसे। ठीक है। तो इश्यूज़ क्या हैं बेसिकली लॉबिंग के? जो सबसे मेन इश्यू है, कोई लॉ ही नहीं है टू रेगुलेट लॉबिंग। ठीक है। दूसरा, इट लीड्स टू क्रॉनिक कैपिटलिज्म, इट इज़ जस्ट फेवरिंग द बिग इंडस्ट्रियलिस्ट। बेसिकली जो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट है गवर्नमेंट के थ्रू अपनी लॉज बना रहे हैं एंड थस इंक्रीजिंग देयर प्रॉफिट्स वेरी मच। दूसरा, अगेंस्ट डेमोक्रेसी, बिकॉज जो बिजनेसमैन है ना वो पॉलिसी डिसाइड कर रहे हैं गवर्नमेंट की। और इश्यू क्या हो सकते हैं इसकी वजह से? इनइक्वालिटी आएगी, क्योंकि जो प्राइवेट हैं वो अपना बेनिफिट चाहेंगे और प्रॉफिट सारा वो ले जाएंगे और बाकी वो कुछ मिलेगा नहीं, सो दैट विल लीड टू इनइक्वालिटी। अनदर मेन चीज़ क्या है, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है बिटवीन ब्राइब, करप्शन, लॉबिंग। किसी चीज़ में इसकी प्रॉपर कोई डेफिनेशन है ही नहीं। जो प्रेजेंटली जो लॉबिंग है दैट इज़ इनफॉर्मल है, वो अनडिस्क्लोज्ड है और अंडर द कारपेट है। तो हमें क्या चाहिए? वी नीड अ लॉ टू रेगुलेटेड एंड एनहेंस ट्रांसपेरेंसी। तो कंक्लूजन क्या होना चाहिए अपना, कि भाई दो
जो लॉबिंग है उसको हम रोक तो सकते नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो होगी ही सही, बट वी नीड डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर, मोर ओपननेस, मोर अकाउंटेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग लॉ टू रेगुलेट सच एक्टिविटी। कि भाई चीज़ को हम रोक नहीं सकते, लेकिन उसको हमें प्रिवेंट करना है कि भाई वो जो लिमिटेड वे में ही हो। ठीक है, सॉरी। तो हमारा अनदर टॉपिक है आज के लिए, दैट इज स्पीकर। जो स्पीकर है दैट इज अंडर आर्टिकल 93, और जो स्पीकर होता है दैट इज़ द प्रिंसिपल फेस ऑफ लोकसभा। ठीक है, स्पीकर इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स, इलेक्ट करते हैं ऑफ लोकसभा, और जो खाली सिटिंग मेंबर है ना वही कंटेस्ट कर सकता है फॉर द पोस्ट ऑफ स्पीकर। जो डेट ऑफ इलेक्शन कौन डिसाइड करता है? स्पीकर की, प्रेसिडेंट और वाइस स्पीकर की, स्पीकर वाइस स्पीकर नहीं, डेप्यूटी स्पीकर। और जो रेजिग्नेशन है स्पीकर का वो किसे देता है? वो डेप्यूटी स्पीकर को। अनदर मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है स्पीकर के बारे में? ही इज़ रिमूव्ड बाय मेंबर ऑफ लोकसभा थ्रू ए रेजोल्यूशन आफ्टर गिविंग 14 days नोटिस with a majority of with by a majority of the then member, that is effective majority। भी प्रेजेंट और वोटिंग में कितने मेंबर हैं उस टाइम पे। ठीक है, तो बेसिकली जो स्पीकर है, ओथ, उसका ओथ क्या है? जो स्पीकर है वो कोई सेपरेट ओथ नहीं लेता, बल्कि जो उसकी ओथ होती है दैट इज जो जनरली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिलाते हैं। जो प्रोटोम स्पीकर इनिशियली दिलाता है ना, वही स्पीकर भी वही ओथ लेता है, उसकी कोई सेपरेट वो नहीं है। तो इसी टाइप के यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई एक ऑप्शन दे देंगे कि भाई जो स्पीकर टेक ओथ्स आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड टू हिज पोस्ट, तो दिस इज जनरली रॉन्ग। ठीक है, कि भाई जो स्पीकर का इलेक्शन है दैट इज डिसाइडेड बाय इलेक्शन कमीशन। तो ऐसी ऐसी स्टेटमेंट देंगे, वो कंफ्यूज करने का ट्राई करेंगे कि भाई जो स्पीकर गिव हिज रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, जो स्टेटमेंट ऑब्वियसली लगी हाँ भाई कि प्रेसिडेंट्स को ही देते हैं। ठीक है, तो हमें बस क्या करना है, यही चीज़ें ध्यान रखनी है। और बाकी तो एक बार इसको लक्ष्मीकांत से जाओ और इसको रिवाइज करो स्पीकर को, इसको प्री और मेंस के लिए दोनों के लिए ख़त्म कर दो। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जो स्पीकर है इट्स डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम, किस किस चीज़ से अपनी पावर ड्राइव करता है? एक तो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो आर्टिकल 93 के आसपास है, और क्या है? रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, और तीसरा है जो पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस, कि भाई जो परंपराएं हैं जो चलती आ रही हैं पार्लियामेंट में उनकी से। ठीक है, तो बेसिकली रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है स्पीकर की? सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? टू मेंटेन डेकोरम मेंटेन करना है और हाउस को चलाना है। दूसरा क्या है? ही इज़ द प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन ऑफ हाउस, बेसिकली ही इज़ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर है। ये जो स्पीकर है प्रिजाइडिंग ऑफिसर है लोकसभा। बेसिकली ही इज़ द गार्डियन ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ हाउस, बेसिकली हर हाउस को ना कुछ प्रिविलेज मिले होते हैं, जो जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं तो उनका गार्डियन कौन है? स्पीकर। ही डिसाइड वेदर मनी बिल और नॉट, बेसिकली जो स्पीकर है जिसका डिसीजन फाइनल होता है रिगार्डिंग मनी बिल और नॉट। इनिशियली बिल पास होता है, फिर जब बिल को लोकसभा से राज्यसभा में जाना होता है तो जब जो स्पीकर वो सर्टिफाई करता है कि भाई ये मनी बिल है या नहीं। ही डिसाइड ओवर एंटी डिफेक्शन। ठीक है, अनदर इम्पोर्टेंट रोल क्या है? ही डज नॉट वोट ऑन फर्स्ट इंस्टेंट बट कास्ट है वोट। इसका मतलब क्या है कि जैसे ये इनिशियली वोट नहीं डालेगा, कि भाई जैसे एक बिल है उस पर वोट नहीं डालेगा, लेकिन अगर बाई चांस ड्रॉ हो जाता है तो वोट डालेगा, तो उसको बोलते हैं कास्ट वोट। और अनदर मेन थिंग क्या है कि भाई अगर कोई रेजोल्यूशन है फॉर रिमूविंग द स्पीकर, तो उस केस में ये फर्स्ट इंस्टांस में अपनी वोट डाल सकता है। तो ये होगा प्रीलिम्स के लिए कि भाई फर्स्ट इंस्टांस में कब वोट डाल सकता है। अनदर मेन क्या है? इट कॉल्स फॉर अ सीक्रेट मीटिंग, सीक्रेट मीटिंग के लिए कौन बोल रहा है? स्पीकर। अनदर मेन थिंग इज प्रिजाइड ओवर जॉइंट सिटिंग। तो बेसिकली यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है जॉइंट सिटिंग से, कि भाई क्या जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है क्या नहीं प्रिजाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग? हमने देखा होगी कि भाई स्पीकर पहले कौन प्रिसाइड करता है? पहले स्पीकर, उसके बाद
डिप्टी स्पीकर। उसके बाद कौन करता है, सबसे डिफ़िकल्ट यही आता है। पर्सन सोचते हैं हाँ भाई अगर लोकसभा का मेंबर नहीं कर रहा तो जो लोकसभा का चेयरमैन नहीं कर रहा तो राज्यसभा का चेयरमैन करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, ही डज नॉट प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा, जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो जो डिप्टी हैं वहाँ के वो करते हैं, ठीक है। डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट। और अनदर थिंग क्या है, ही इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द रूल ऑफ द हाउस, कि बेसिकली ये फाइनल, इसका जो भी डिसीजन है वो फुल एंड फाइनल है। बेसिकली हमने इसकी इंडिपेंडेंसी या फिर इम्पार्शियलिटी कैसे मेंटेन कर रखी है। सबसे इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। अब सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर से क्या होता है, अगर किसी की सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है कि भाई ये 5 साल के इलेक्टेड है, तो गवर्नमेंट इसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ नहीं कर सकती कि भाई अगर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ना हो और वो कोई गवर्नमेंट के खिलाफ डिसीजन देता तो क्या कर सकती है गवर्नमेंट, उसका जो टेन्योर है वो कम कर देगी, ठीक है। तो जो नेक्स्ट हैं वो उन बेसिकली पार्शियल रहेंगे कि गवर्नमेंट के थ्रू कि भाई हाँ गवर्नमेंट का कुछ यूँ गवर्नमेंट के कोई अपोजिशन डिसीजन नहीं देना, ठीक है। दूसरा क्या है, जो सैलरी है दैट इज चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब इसका क्या मतलब है कि भाई जैसे कोई भी बजट आता है तो उसमें क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट है वोट करती है कि भाई हाँ कि भाई ये चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन कुछ पोर्शन होता है जो बस खाली हाँ बस यूँ डिस्कस नहीं होता, वैसे ही पास हो जाता है, दैट इज़ चार्ज्ड बजट। अनदर इम्पोर्टेंट है जो कंडक्ट है स्पीकर का, दैट कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन लोकसभा, ठीक है। ये भी इंडिपेंडेंस इम्पार्शियलिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। और जो रैंक है इसकी प्रेसिडेंस में, दैट इज़ 7th रैंक है अलोंग विद CGI। बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई जैसे कि सेरेमोनियल फंक्शन होते हैं तो जो डिफरेंट डिग्नेटरीज आते हैं वो अपनी प्रेसिडेंस ऑर्डर में, जैसे पहले सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस ऑर्डर किसका है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, फिर उसके आगे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऐसे, ठीक है, ऐसे प्रेसिडेंट्स वो होता है। ही डज नॉट कास्ट ए वोट ऑन फर्स्ट इंस्टेंस, ठीक है। तो बेसिकली इश्यूज़ क्या हैं अब स्पीकर के साथ, एक तो बेसिकली जो डिसीजन है रिगार्डिंग वेदर मनी बिल और नॉट, उसमें क्या हो रहा है कि जो जैसे कई सारे बिल थे, जैसे आधार अमेंडमेंट बिल या फिर ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल, उसको एज ए मनी बिल पास कर दिया। तो ये सबसे एक ये इम्पोर्टेंट इशू है। दूसरा, इट इज़ यूज टू एक्टेड टू सेंसर अपोजिशन एंड गिविंग लेस टाइम टू अपोजिशन। बेसिकली अपोजिशन को सेंसर करने में यूज़ करते हैं इसका स्पीकर का। तीसरा क्या है, जो स्पीकर क्या करता है, डिले करता है काफ़ी इन डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन, जैसे जो मणिपुर और कर्नाटका MLA है वैन डिफेक्टेड, तो बेसिकली जो स्पीकर ने कोई डिसीजन ही नहीं लिया। अनदर इम्पोर्टेंट क्या है, पोलिटिसाइजेशन ऑफ द पोस्ट। जनरली जो भी हमारी बेसिकली जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर होती है उसका मेंबर कोई स्पीकर बन जाता है, तो जनरली वो अपनी पार्टी के खिलाफ क्यों कोई भी डिसीजन लेने देगा, है ना। तो सिंपल सी बात है। अनदर इज क्या है, पासिंग बिल थ्रू वॉइस वोट विच इज़ इम्पार्शियल वे टू फंक्शन। जैसे जब देखा होगा कि भाई जो ये फार्म बिल पास कर रहे थे, तो उस टाइम पे जो जिस हेस्ट से हमने वो बिल पास किया ना, उसने वैसे ही मतलब यूँ फार्मर्स के यूँ मन में कर दी कि हाँ भाई कुछ तो गड़बड़ है कि भाई इतनी जल्दी बिना कुछ के पास हो रहे हैं। अनदर मेन इश्यू क्या है, दे आर नॉट एबल टू मेंटेन डेकोरम ऑफ द हाउस। बेसिकली डेकोरम मेंटेन करने में इतना ज़्यादा हल्ला होता है कि भाई ज़्यादा बार जो पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग है उनको एडजर्न करना पड़ता है या फिर इन्फिनेटली एडजर्न करना पड़ता है। अनदर क्या है, जो डिप्टी स्पीकर है लोकसभा इज़ नॉट इलेक्टेड फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स। ये भी एक इम्पोर्टेंट इश्यू है, जो कि जबकि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्सन है कि भाई एक डिप्टी स्पीकर होना चाहिए। जो स्पीकर है डज नॉट गिव मेंबरशिप ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी, ये भी एक इम्पोर्टेंट इश्यू है। इसकी वजह से क्या होता है कि भाई वो पार्शियली एक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। तो बेसिकली यूके में क्या मॉडल है रिगार्डिंग, बेसिकली जो स्पीकर है दैट मेंटेन न्यूट्रलिटी फ्रॉम पार्टी।
जो भी स्पीकर बनेगा पहले वो क्या करता है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप को गिव अप करनी पड़ती है। और अनदर मेन क्या है, जो नेक्स्ट टर्म है ही इज़ ऑटोमेटिकली इलेक्टेड एज MP, कि भाई इस बार जो करंट यूके में अगर कोई करंट स्पीकर बन गया तो नेक्स्ट टाइम ऑटोमेटिकली MP बन जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि भाई जो पोस्ट की पार्शियलिटी, जो न्यूट्रलिटी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। कंक्लूजन क्या है हमारा, हमें क्या चाहिए स्पीकर से, कि भाई जो स्पीकर है इम्पार्शियल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, ऑटोनॉमी होनी चाहिए इन डिसीजन मेकिंग ऑफ द स्पीकर। तो 2020 में ना ये क्वेश्चन आया था कि भाई वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, कि भाई जो एक बार स्पीकर ऑलवेज स्पीकर, डू यू थिंक दिस प्रैक्टिस शुड बी अडोप्टेड टू इम्पार्ट ऑब्जेक्टिविटी टू द ऑफिस ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो आपको क्या लगता है, हमने ये जो यूके मॉडल देखा, ये क्या इसको लिंक कर पा रहे हो कि भाई कैसे क्या लिखना है? कि भाई अगर ये जो यूके मॉडल इम्प्लीमेंट कर देंगे तो उससे क्या क्या बेनिफिट होएगा। ठीक है, व्हाट कुड बी इट्स इम्प्लीकेशन फॉर द रोबस्ट फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री बिजनेस इन इंडिया। अगर ये इम्प्लीमेंट कर देंगे तो जो अबव इश्यू थे वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, बस यही लिखना है। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, आज यहीं ख़त्म करते हैं। और ट्राई कीजिए कि भाई शेयर कीजिए इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मैं और इन फ्यूचर और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और ये कंटेंट देता रहूँ। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन भी दबा लीजिए। थैंक यू।